नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन दुनिया के 130 देशों में सहकारी संगठनों की नेतृत्व करता है। आज हमारे साथ हैं हर्ष संघानी, जो पहली बार भारत से इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यूथ कमेटी के चेयरमैन बने हैं। हर्ष संघानी पहले भारतीय हैं जो इस पद पर बने हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि भारतीय सहकारी क्षेत्र में युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए और युवाओं के लिए सहकारी क्षेत्र में कैसे कितने मौके हैं और कितनी चुनौतियां हैं। हर्ष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले बधाई आपको इंटरनेशनल कोऑपरेटिव यूनियन के प्रमुख बनने पर। थैंक यू। मेरा पहला सवाल है, युवाओं के लिए सहकारी क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं? युवाओं के लिए सहकारी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। हम लोग अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा भागते हैं। युवा अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा भागता है। युवा को अभी एम्प्लॉयमेंट के नहीं, एम्प्लॉयर बनना चाहिए। सो यही एक विजन के साथ हम लोग कोऑपरेटिव में आगे बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे युवा एम्प्लॉयर बने, ना ही एम्प्लॉय। सो ये एक हमारा एक कोर कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ कॉपरेटिव्स में हम जब बात करते हैं कॉपरेटिव्स के बारे में इंडिया में, तो तीन ही क्षेत्र के बारे में हम ज़्यादा बात करते रहते हैं। वो है फाइनेंस, जो है बैंकिंग, उसके बाद आता है डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री, और तीसरा है एग्रीकल्चर। बट हमने अभी तक कोई बड़े टेक कॉपरेटिव के विषय में भारत में चर्चा नहीं की है। हेल्थ कॉपरेटिव्स, विच इज हॉस्पिटल्स और वो सारी चीज़ों पे, एजुकेशन में हमने बात नहीं की। तो बहुत सारे ऐसे जो कोऑपरेटिव की फ्रेमवर्क्स है जो हम लोग कर सकते हैं, बट हमने बातें नहीं किया, उसका चर्चा विचारणा नहीं की है अभी तक। सो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम युवाओं को अगर कोऑपरेटिव में जोड़ना हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट में जोड़ना हो, तो युवाओं के लिए एक नए फ्रेमवर्क को इंडिया में लाना पड़ेगा। टेक कोऑपरेटिव्स एक बड़ी चीज़ हो सकती है हमारे देश में से, क्योंकि हमारे देश में अभी टेक के जो एजुकेशन है, एआई के विषय में हम बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जो युवाओं के साथ हम कोऑपरेटिव क्षेत्र में कर सकते हैं। सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास किए हैं और कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने का जो फैसला हुआ है, जिसपे इस बार 3 कोर्स भी शुरू हो गए हैं, वो भी एक बेहतर प्रयास है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको एक बड़ा बदलाव आता हुआ देख रहा हूँ कि एक तो कोर्स शुरू किया, त्रिभुवनदास यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, अभी से सीबीएसई के पाठ्यक्रम में अभी से कोऑपरेटिव के विषय में चर्चा होगी, पढ़ाई होगी। तो मुझे ये लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है अगले 10 से 20 सालों में, क्योंकि अब जो बच्चा पढ़ेगा, स्कूल से पढ़ाई करके निकलेगा, तब से उसे कोऑपरेटिव के बारे में नॉलेज होगी। अभी इश्यू ये हो रहा था कि युवाओं को कोऑपरेटिव के माध्यम में कैसे आना चाहिए, कोऑपरेटिव के माध्यम से क्या हो सकता है, इस पे थोड़ी नॉलेज ही कम थी, क्योंकि हमने इतनी नॉलेज स्प्रेड ही नहीं की है युवाओं के बीच स्पेशली। सो ये एक चीज बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है कि हम एजुकेशन में भी कोऑपरेटिव एजुकेशन के बारे में इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी से लेके सारी जगहों पे कोऑपरेटिव्स पे फोकस करना शुरू किए हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि युवा भी इस ओर कोऑपरेटिव को अपने करियर के रूप में देखना शुरू कर दिया है, या फिर कैसे वो इस ओर अपने आप को लाए ताकि उसको आगे भविष्य बनाने में सहायता मिले? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब हम देखते हैं, क्योंकि मैं जब आईसीए की बात करता हूँ, आईसीए यूथ कमेटी की बात करता हूँ, तो हमारे 130 देशों के से ज़्यादा मेंबर स्टेट्स है, और उसमें से बहुत सारे युवा मेंबर्स भी है हमारे साथ जुड़े हुए। तो हम देखते हैं कि अनेक देश में, अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से ये लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कोई कंज्यूमर कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है, कोई एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर से जुड़ा हुआ है, कोई फाइनेंसिंग कॉर्पोरेटिव से जुड़ा हुआ है। तो सब लोग अलग अलग कॉर्पोरेटिव से जुड़े हुए। अब उसमें हम एक अच्छी चीज ये देख रहे हैं कि जैसे भारत में कॉर्पोरेटिव्स और युवाओं को जोड़ने के लिए जो अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी एवं सहकार मंत्रालय जो शुरू हुआ, उसके बाद ये जो पूरी चीजें बदलाव आ रहा है, वैसे बहुत अनेक अलग अलग देशों में भी आ रहा है बदलाव। तो सब जगह से हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि युवा सहकारिता की तरफ मुड़ रहे हैं और सहकारिता को जोड़ रहे हैं, सहकारिता से जुड़ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बदलाव आना शुरू हो गया है। बट हम जब बात करेंगे कि एक बड़ा बदलाव आ रहा है या नहीं, वो अभी और 10 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं
उसकी इम्पैक्ट हमें 10 साल बाद देखने को मिलेगी। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि पहली बार भारत से ही नहीं लेकिन एशिया से पहली बार जो हमारा नेतृत्व हुआ है और हमारे जो सपोर्ट मिला है हमें, उसकी वजह से हम जीते हैं। तो ये एशिया में एक बहुत बड़ा बदलाव की शुरुआत है अभी। ICA यूथ कमेटी के आप प्रमुख हैं, उसमें आप और क्या बदलाव लाना चाहते हैं या फिर लाने को लेकर तैयारी है आपकी? हमारा यूजुअली ऐसा होता था कि ICA यूथ कमेटी के मेंबर्स जो होते थे दुनिया के विभिन्न देशों से होते थे, तो उनको एक तक मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था कि कहीं पे भी इवेंट हो, कहीं पे भी कोई सेशन हो, कहीं पे भी उनको इंक्लूड करना बहुत टफ हो जाता है यूजुअली। सो सबसे पहले तो हम लोग ने एक ग्लोबल यूथ कोऑपरेटिव लीडरशिप समिट करके एक हमारा इनिशिएटिव शुरू किया है। सो उसके माध्यम से हम इंटरजनरेशनल डायलॉग शुरू करने वाले हैं कि जो सीजन कोऑपरेटर्स है उसके साथ साथ युवा कोऑपरेटर्स को जोड़ के उनके एक्सपीरियंस से इनको सिखाने की ये जो इनिशिएटिव है वो मेन फोकस्ड है। उसके जैसे हम लोग ग्रीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ग्रीन एनर्जी से लेके ओवरऑल जो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो सारी चीज़ें आ गई, वैसे हम ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए कोऑपरेटिव्स के माध्यम से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में हम नए जो टेक्नोलॉजी कोऑपरेटिव्स है, AI में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो एक थिंक टैंक बना रहे हैं कोऑपरेटिव्स का, जिसमें युवा आके सोच के वो इंक्यूबेट भी होगा, उनके नए विचार आएंगे तो उनको इंक्यूबेट करके कोऑपरेटिव के माध्यम से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहेगा अभी। ये ग्लोबल लीडरशिप, यूथ ग्लोबल लीडरशिप जो कॉन्क्लेव होगा, ये कब होगा? अभी हम लोग का प्लानिंग है कि बाय एंड ऑफ मार्च या अप्रैल में हमारी अभी बात चालू है 2-3 देशों से। 2-3 देशों के प्रधानमंत्री और उनके जो यूथ मिनिस्टर्स है, फेडरल यूथ अथॉरिटीज है, उनके साथ अभी बात चालू है। तो हम टेंटेटिवली प्लान कर रहे हैं कि अप्रैल या मार्च एंड या अप्रैल में हम ये प्लान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है अभी 2025। हाँ जी। इससे भारत को कितना फायदा हुआ है या होगा? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पहले से सहकारिता का बहुत बड़ा मूवमेंट चला हुआ है। तो हमारे लिए ये सहकारिता वर्ष इतना बड़ा चेंज ला नहीं सकता, बट एक चीज जो चेंज आई है एक साल में वो है अवेयरनेस। वो एक बहुत बड़ी चीज है कि कोऑपरेटिव्स के लिए अवेयर हो है लोग कि कोऑपरेटिव्स क्या चीज है, कोऑपरेटिव से कैसे अर्थतंत्र को फायदा होता है। कोऑपरेटिव्स के वजह से हमारे ग्राम जो हम बोलते हैं कि टियर 4 सिटीज है, जो गांव है, विलेजेस है, उसमें कैसे इकोनॉमिक लेवल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीजें समझने लगे हैं लोग। मेरे जो गुरु है मुकुंद राव जी देवबंकर, उन्होंने मुझे एक चीज सजेस्ट की थी, उन्होंने एक चीज मुझे सिखाई थी कि क्यों ना हम कोऑपरेटिव्स को एक ऐसा माध्यम गिने कि जो ना बहुत कैपिटलिस्ट है, जो ना सोशलिस्ट है, जो कहीं ये दो चीज के बीच में है। तो ये चीज जो हम लोग सोच रहे, जो हम बाकी लोगों को समझाना चाहते हैं, वो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स में लोगों को समझाना बहुत इजी हो गया है, लोगों को अवेयर करना बहुत इजी हो गया है। दत्तोपंत ठेंगड़े जी का एक बहुत अच्छा पुस्तक है थर्ड वे, उसमें उन्होंने लिखा है कि हाउ कोऑपरेटिव्स कुड बी अ वे वेयर इकोनॉमी कुड डायरेक्टली बी इम्पैक्टेड, और कोऑपरेटिव्स के माध्यम से हम इकोनॉमी को कैसे बड़ा कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें जो हम चर्चा करते थे, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट में जुड़े हुए वो लोग चर्चा करते थे, तो आज जो ये कोऑपरेटिव ईयर डिक्लेयर हुआ है उसके वजह से घर घर में ये चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हमारे जो सहकार मंत्री है अमित शाह जी, उनकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आया है भारत में। जब से सहकार मंत्रालय शुरू हुआ है तब से बहुत सारे इनिशिएटिव्स कोऑपरेटिव के सेक्टर में आए हैं। सो उनकी वजह से जो चेंजेस आए हैं वो भी बहुत बड़े लेवल पे भारत के अर्थतंत्र को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपने कहा कि अवेयरनेस फैला है, ये बात सही है, अवेयरनेस फैला है, लेकिन अभी भी जो पूर्वी राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ कोऑपरेटिव हैं लेकिन उतने मजबूत नहीं हैं। तो उसके लिए आप उसको मजबूत बनाने के लिए और वहाँ के युवाओं को नई दिशा देने के लिए आप क्या सुझाव? सो हमारे कोऑपरेटिव के 7 प्रिंसिपल्स है, उसमें थर्ड प्रिंसिपल है कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स। उसका मतलब ये होता है कि बड़ी कोऑपरेटिव्स छोटी कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट कैसे कर सकती है, एजुकेशन वाइज, कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियली। तो अगर हम ऐसा सोचे कि बड़ी कोऑपरेटिव्स है जो एपेक्स बॉडीज है, वो छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स जो जिन राज्यों में आप बात कर रहे हैं उनको सपोर्ट करे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है उनको एक आत्मनिर्भर कोऑपरेटिव बनाने की, कि अगर उनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए
और हमें उस पर फोकस भी करना चाहिए। क्योंकि हम जब बात करते हैं युवा की, तो युवा को जब कोऑपरेटिव मूवमेंट में जुड़ना हो तो वो बहुत डिफिकल्ट है अभी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको हैंड होल्ड करने के लिए दो थर्ड प्रिंसिपल जो है कॉपरेशन का, वो है कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स। उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अभी आप केंद्रीय मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं, तो आपने उनको यूथ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिया या फिर उन्होंने आपको कोई सुझाव दिया कि आगे कैसे यूथ को बढ़ाना है उसके लिए? सबसे अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने हमें सपोर्ट दिया है। उन्होंने सुझाव तो बहुत सारे दिए हैं, हमने भी बहुत सारी रिक्वेस्ट उनसे की है, और मुझे पता है कि उनका जो नेचर है वो तुरंत ही जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको फुलफिल करने का है। तो मुझे वो भी पता है कि वो भी होगा, और उनके साथ उन्होंने जो सपोर्ट हमें दिखाया है उससे एक मोटिवेशन मिलता है। युवा को एक चीज चाहिए, वो है मोटिवेशन और सपोर्ट। तो सरकार मंत्री और गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने हमें जो मोटिवेशन दिया है, हमें जो सपोर्ट दिया है, उससे हमें ऐसा लगता है कि आगे का भारत का भविष्य युवा और सहकारिता में, दोनों चीजों में बहुत ही स्ट्रांग है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू।